जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरे एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज है दोस्तों फ्राइडे 6 दिसंबर 2024। तो यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है उसको हम देखेंगे। क्या क्या फ्रंट पेज पे चीज़ें निकली हैं उसको देखा जाएगा और वहाँ पे एनालिसिस भी किया जाएगा, जो भी बैकग्राउंड आपके एग्जाम्स के लिए आवश्यक है। बात करी जा रही है फडणवीस की, जो फॉर्मर सीएम हुआ करते थे और आज के समय में अगर कहा जाए तो इनको सीएम में अपॉइंट किया गया है। तो 21 सीएम ये अपॉइंट किए गए हैं महाराष्ट्र के लिए 21वें चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे आज़ाद मैदान में इनका अपॉइंटमेंट ओथ सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया गया है। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन साहब यहाँ के गवर्नर हैं। कौन कौन वहाँ पे अपनी मौजूदगी रख रहा है? तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूनियन मिनिस्टर और भी बहुत सारे मिनिस्टर लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो ये महाराष्ट्र का जो इशू था दोस्तों कि सीएम कब चुन के आएगा, वो अब रेस खत्म हो चुकी है। फडणवीस साहब को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया है। सीएम का कोई इलेक्शन नहीं होता दोस्तों, याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट होती है। उसी तरीके से पीएम का कोई इलेक्शन नहीं होता दोस्तों, याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट होती है। तो याद रखिएगा ये चीजें। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज निकल के आ रहा है वो ये है कि प्रोबा 3, ये देखिए हम लोग सक्सेसफुली इसको लॉन्च किए हैं। किस व्हीकल से? PSLV C59। इस व्हीकल से काफ़ी पावरफुल ये व्हीकल है। व्हीकल क्या होती है? ऐसी व्हीकल जो सेटेलाइट उसके अंदर होती है और वो चीज़ें लेकर के जाती है। तो ये ऑर्बिट में सही प्रकार से रख दिया गया। इसरो के चीफ सोमनाथ साहब ऐसी बातें बोल रहे हैं। हाइट की बात करें तो 44.5 मीटर और वेट 320 टन के आसपास बोली जा रही है। तो प्रोबा 3 का मिशन क्या है यहाँ पे? तो ये स्पेस क्राफ्ट सेटेलाइट है जो यहाँ पे आपको किस ऑर्बिट में? सही ऑर्बिट में यहाँ पे प्लेस किया गया है। अगर बात बोलें तो PSLV C59 व्हीकल के सहायता से ये चीज़ें हुई हैं। इसके ऊपर एडिटोरियल आएगा, अभी चिंता मत करिए, और डिटेलिंग भी अभी मैं नहीं कवर करूँगा। इसके ऊपर एडिटोरियल पक्का आएगा, उसको कवर किया जाएगा। आपके हाउस की बात करी जा रही है। यहाँ पे पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, राज्यसभा प्लस लोकसभा। यहाँ पे लोकसभा की बातें बोली जा रही हैं दोस्तों। हिंदी नाम को लेकर के, कुछ संस्कृत नाम को लेकर के इशू निकल के आया है कि जो बिल है वो उसका नाम ही हिंदी में यहाँ पे रखा जा रहा है। तो हिंदी और संस्कृत के विरुद्ध ऑपोजिशन यहाँ पे बात अपना रख रहा है। तो ये ऑपोजिशन ये कह रहा है, भाई साहब इंडिया जो है, केवल इंडिया के लोग केवल हिंदी या फिर संस्कृत ही नहीं जानते हैं, वो लोग तमिल जानते हैं, तेलुगु जानते हैं, कन्नड़ जानते हैं, मणिपुरी जानते हैं। तो इस प्रकार से एक अगर लैंग्वेज है इंग्लिश तो कोई बेकार नहीं है ये। तो इसलिए अगर मास लोगों को कवर करना है जिसे हमें कनेक्ट करती है इंग्लिश, तो इंग्लिश सही भी हो सकती है, इसमें बुराई क्या है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसका ये कहना है कि हम अपनी कल्चरल लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों में ये कॉन्फ्लिक्ट निकल के आएगी और यहाँ पे ये इसी चीज़ को लेकर के सारे ऑपोजिशन खड़ा हुआ है। तो ये पूरा मुद्दा था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हम सभी लोग जिस पिक्चर का बहुत सब्री से इंतजार कर रहे थे और उस पिक्चर की रिलीज हो गई है जिसका नाम है पुष्पा 2 मूवी। और एक हैदराबाद में एक थिएटर है दोस्तों, संध्या। यहाँ पे अल्लू अर्जुन पहुँचते हैं प्रीमियर के लिए, लॉन्चिंग के लिए, जिसके कारण यहाँ पे बहुत संख्या में क्या होता है, लोगों का जमा हो जाता है, क्राउड हो जाता है। क्राउड की वजह से यहाँ पे कुछ अचानक से इश्यू होती है और उस क्राउड में भगदड़ होती है जिसे हम स्टैम्पेड बोलते हैं। Allu Arjun movie, 35-year-old woman died and her 9-year-old son sustained severe injuries in a stampede at Sandhya Theatre in Hyderabad during the premiere show of the Allu Arjun movie Pushpa 2.
The unfortunate incident happened late last night when a huge crowd had actually gathered for the 9:30 p.m. show. Abira has been tracking all the latest details for us. She joins us live at the moment. Abira, very tragic news coming in from Hyderabad as this Pushpa 2 frenzy has led to a stampede. But what triggered this stampede? Was there no staff, no officials to control the overwhelming crowd? Give us all the details. What the police is saying is, no, there was no police, there was no control, nothing was organized because they didn't know that during the screening of the film, they would suddenly, Allu Arjun and the director Sukumar would just turn up. So they... स्टैम्पेड हो जाने से वजह से यहाँ पे एक वुमेन और उसका बच्चा दोनों यहाँ पे घायल हो जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते लड़की की मतलब औरत को डिक्लेयर कर दिया जाता है डेथ। बच्चा अभी भी सीवियर क्रिटिकल कंडीशन में है। देखिए क्या हाल होता है वो तो समय बताएगा, लेकिन इनके ऊपर केस चार्ज बुक कर दिया जाता है कि ये इनका आने का कोई पता नहीं था कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे। प्रशासन वहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं कर रही थी। तो भीड़ होने के बाद भी बहुत देर के बाद जब इस प्रकार का स्टैम्पेड हो गया तब प्रशासन वहाँ पे आई, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। 35 साल की उम्र थी, रेवती नाम था उस लेडी का जिसकी मृत्यु यहाँ पे हुई है, और उसका 13 साल का बच्चा जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। देखते हैं उसका भी अगर बात करें तो उसकी स्वास्थ्य सही हो जाए, यही ईश्वर से कामना है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, क्या हम मूवी के पीछे इतने ज़्यादा पागल हो जाएंगे कि कोई भी अगर लेडी गिरी है उसको भी हम नहीं देखेंगे, बच्चा है उसको भी नहीं देखेंगे, हम कुचलते हुए आगे बढ़ेंगे? तो ये भीड़ सच मायने में हम ही लोगों से बनती है, कोई दूसरे आके भीड़ बनाते हैं नहीं। और अगर कोई कुचला गया है सही मायने में तो ये चीज़ जानिएगा, ये भीड़ टोटल जो अगर बात करें तो केवल और केवल इस व्यक्ति को देखने के वजह से हुई है। तो अगर इस व्यक्ति को देखने की वजह से इतनी हतोत्साहित भीड़ हो गई है तो हमें समझना पड़ेगा हम किस दिशा में, समाज के जो सिविलाइज्ड लोग हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं। सही मायने में क्या ये हमारे रियल हीरो हैं? ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। क्या हम इन्हें रियल हीरो कह सकते हैं? ये पर्दे वाले हीरो हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जिनकी रियलिटी से कोई ताल्लुकात नहीं है। जिस दिन आप एक फिल्म बनाने के पीछे जाकर के चीज़ें देखेंगे ना तो कितनी बोरिंग लाइफ होती है वो आपको समझ में आएगी। एक छोटे छोटे स्टेप्स को ये लोग 2 दिन 3 दिन लगाते हैं एक्ट करने में। तो ये एक एक्टिंग है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, इसी पे दुनिया फेमस और फिदा हो जा रही है। तो ये इस चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा, क्या हमें जो दिख रहा है यहाँ पे क्या हमें उसी को लेकर के ढोना है और अपने आने वाले भविष्य में जो फ्यूचर में अपनी अपकमिंग ऑफस्प्रिंग है हमें उसको इसी प्रकार से ट्रेनिंग देनी है, इसी प्रकार से एजुकेशन देना है, इसी प्रकार से भौकाल में जीवन यापन कराना है। तो हमें सोचना पड़ेगा और इस चीज़ों को महत्व देनी पड़ेगी। और इसको समझने के लिए गवर्नमेंट का भी रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है, पेरेंट्स का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। अपने बच्चों के लिए, अपने वार्ड के लिए, सन के लिए, डॉटर के लिए, सब कुछ उसका रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आखिर में जो पर्दे के पीछे है और पर्दे पे हमें जो दिखाया जा रहा है उसमें इतनी भिन्नता है तो हमें समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई पिक्चर जा कर के ना देखे, लेकिन यहाँ से आइडियोलॉजी ला करके अपने जीवन में जो आप उतार रहे हैं, क्या वो यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं पर्दे के पीछे वो सही हैं? वो हमें सोचना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे भी फिल्म बनती हैं दोस्तों जिसकी हमें आइडियोलॉजी जो एथिकली सोशली वेलफेयर की तरफ आपको अट्रैक्ट करेंगी और वो इंस्पायर भी करेंगी। तो उस प्रकार की पिक्चरों को आज महत्व देना बिल्कुल लोग बंद कर दिए हैं। तो अल्लू अर्जुन यहाँ पे साउथ के एक्टर निकल के आते हैं। इसमें पूरा का पूरा टशन भरा हुआ है दोस्तों, पूरा का पूरा इस पिक्चर में वायलेंसेस भरा है, पूरा का पूरा कोई भी एक आइडियोलॉजिकल बेस मूवी नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पिक्चर मत देखिए, पिक्चर देखिए, जो मर्जी है वो देखिए, लेकिन बात यही यहाँ पे है कि इस प्रकार का प्रशासन से भी चूक हुआ है, प्लस जो थिएटर का ऑनर है उसको भी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहिए और इतना क्राउड ना हो उसका भी मैनेजमेंट करना चाहिए। इनको अगर आना था तो आने से पहले इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। और सबसे पहले हम अपनी अंतर आत्मा से ये पूछेंगे कि ऐसा क्या है इस हीरो में जिसे हम
इतना देखने के लिए भीड़ लगा रहे हैं। तो ये हमें ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक हाड़ मांस के पुतले हैं दोस्तों, इन्हें भी लगेगी तो चोट लगेगी। तो इस भौकाल वाली ज़िंदगी से रियलिस्टिक लाइफ की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, तभी जाकर के हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये पूरी कहानी थी दोस्तों। भले ही ये व्यक्ति कितना हो भी अच्छे हों, हम उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सत्यता ये है कि आज की जो यूथ पीढ़ी है दोस्तों, यूथ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये पूरा का पूरा एक दूसरे डायरेक्शन में अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। सही डायरेक्शन में अगर प्रयोग करें तो विवेकानंद जी को याद करना पड़ेगा। विवेकानंद ऐसी आइडियोलॉजिकल पर्सनालिटी नहीं थे केवल, मात्र वह इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर की बात किया करते थे। तो उसे हमें देखना पड़ेगा और इन चीज़ों को भी समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ ज़्यादा ही मैं इन सब मुद्दों को लेकर के इसलिए बोला क्योंकि आजकल स्टैम्पेड, खास करके ये फिल्म की लॉन्चिंग हो गई, किसी चीज़ की लॉन्चिंग हो गई, किसी मॉल की लॉन्चिंग हो गई, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो रही है। लेकिन सही मायने में दोस्तों इसकी वर्थनेस क्या है कि अगर एक एक्टर को आप देखने जा रहे हैं और आपकी डेथ हो जा रही है, इसकी वर्थनेस क्या है? तो ये हमें ही समझना पड़ेगा। और भीड़ भड़ाका में सही मायने में तो बच्चों को लेकर के पहुंचना ही नहीं चाहिए, उस लेडी को खास करके। लेकिन यहाँ पे मैं उनको भी गलती नहीं दे रहा हूँ, अगर वो यहाँ पे गई हैं तो प्रशासन का रोल बनेगा। तो पूरी की पूरी चीज़ें कनेक्ट करके मैं आपको बता दिया। आशा करता हूँ जो भी ये मूवी लॉन्चिंग हुई अच्छा से लॉन्च हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। लेकिन सही मायने में हमें सोचना पड़ेगा कि हम इस मूवी से क्या ले रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंस रखता है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इस पे शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। इससे क्या होता है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सकती है और जिसके कारण वो इसका लाभ उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्या इम्पोर्टेंट एडिटोरियल आई हुई है, उसको हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एडिटोरियल काफ़ी अच्छे अच्छे आज आए हुए हैं, उसी को यहाँ पे देखी जाएगी। स्लो रिटर्न की बात करी जा रही है, बहुत धीरे धीरे वापसी हो रही है। यहाँ पे बहुत धीरे धीरे वापसी का मतलब क्या हुआ दो कंट्री की बात करी जा रही है, एक इंडिया और दूसरा चाइना। हम सभी लोग जानते हैं गलवान वैली जो था वहाँ पे थोड़ा सा क्लैशेस हुआ था, जिसके कारण वो क्लैशेस कई लोगों का, भारतीय सैनिक का जान भी लेके गई थी। उस बॉर्डर डिस्प्यूट को अगर आज सही प्रकार से हम रिजॉल्व नहीं करेंगे और ऐसे ही इंटरनेशनल इश्यू को ऐसे ही लेकर के चलेंगे जैसा आज अगर लेकर के चल रहे हैं, तो आने वाले समय में और भी बड़ा प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे अपना सकारात्मक विचार प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें चल रही हैं बहुत अच्छी तरीके से तो नहीं चल रही हैं, लेकिन हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, जिसे स्लो रिटर्न इन्होंने दिया है। पूरा का पूरा अगर एडिटोरियल को देखें तो इसी चीज़ों पे ये बहस छिड़ी है। कही जा रही है यहाँ पे कि आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब यहाँ पे ब्रीफिंग दिए हैं और विक्रम सीरी जो सेक्रेटरी हैं फॉरेन, उन्होंने यहाँ पे इस प्रकार की बातें बोली हैं कि क्या यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुई है वो कहीं ना कहीं नॉर्मल एग्रीमेंट के तरफ जा रही है चाइना के साथ। अब यहाँ पे 17 मीटिंग हो गई, जब अगर इस प्रकार की ही बातें हुई थी तो 17 मीटिंग हो गई, वर्किंग मैकेनिज्म यहाँ पे इंडिया चाइना को लेकर के 21 मीटिंग यहाँ पे सीनियर हायर मिलिट्री कमांडर की हो गई। फिर भी आप इस प्रकार की चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, यानी पीस प्रोसेस वहाँ पे फिर भी नहीं आ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें सही प्रकार से डिसएंगेजमेंट दिखाना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को आगे लेकर के सही आना पड़ेगा। अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, यही बातें बोली जा रही हैं, अगर आप यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो आप पीपल ऑफ इंडिया के सामने सही बातों को रखेंगे और इस प्रकार से रखेंगे जो वहाँ पे सत्यता हो, न कि इस प्रकार से कि जो आपकी पार्टी के लिए अच्छी हो। ये चीज़ें बोली जा रही हैं। तो दो रीजन आते हैं, देपसांग देमचौक रीजन जहाँ पे पेट्रोलिंग की प्रॉब्लम निकल के आई थी, उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो अभी अंडरवे है। तो अंडरवे बोला गया, लेकिन यहाँ पे मैटर बोला गया कि हम रिजोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो बातें हुई नहीं, दोनों तरफ से ये कहीं ना कहीं दो अर्थ निकल रहे हैं। नॉर्थ और साउथ पंगोंग सो लेक की बात कर जा रही है, गोगरा की और हॉट स्प्रिंग की। इन तीनों की लोकेशन को अगर देखा जाए तो गलवान वैली कुछ यहाँ पे इसका लोकेशन है। ये जो है पार्ट, ये पूरा ये अक्साई चीन इस पार्ट को बोलते हैं जो चाइना एडमिनिस्टर करता है, यानी इंडिया का ही पार्ट है ये। लेकिन आज के समय में कौन ऑक्युपाई किए हुए हैं? बहुत पहले से ही बात करें तो चाइना ऑक्युपाई
किया हुआ है इस पार्ट को। और ये और आगे भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये रहा और लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साइड से ये रहा, जिसे पाकिस्तान ऑक्युपाई किया हुआ है। भारत के पास कुल यही वाले पार्ट हैं, इधर वाले, याद रखिएगा। तो ये गलवान वैली का लोकेशन है जो मुझे आपको दिखाना था। इसी लोकेशन पे कई सारे फिंगर पॉइंट भी हैं। फिंगर पॉइंट मतलब एक एक क्षेत्र वाला रीजन है जहाँ पे कनेक्ट करती है वैली को, वो पॉइंट पे भी इशू निकल के आती हैं। तो गलवान वैली पे छोटे मोटे झगड़े हुए थे जिसके कारण प्रॉब्लम निकल के आई थी। कहा जा रहा है यहाँ पे 2500 वर्ड स्टेटमेंट गेव नो इंडिकेशन ऑफ द कैसेस वैली फॉर द चाइनीज एक्शन। तो ये आप समझ सकते हैं, इतना बड़ा मीटिंग होने के बाद भी हम लोग इस परिस्थिति में पहुंच नहीं पाए हैं सही मायने में कि रिजॉल्व हम लोग करें। तो टेरिटरी और इंटीग्रिटी की अगर बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं हम, और डेमोक्रेटिक कंट्री में यहाँ पे मोदी जी की बहुत सारी मीटिंग हुई, दोनों लोगों की मीटिंग हुई 2020 में, लेकिन कुछ ज़्यादा निकल के आया नहीं। इसी कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं कि इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा और सही प्रकार से इंगेजमेंट दिखानी पड़ेगी दिल्ली को भी, चाइना को भी, तब जाकर के हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिजॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर दोस्तों बताया जाए तो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। यही तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि जनता को सब चीज़ पता होनी चाहिए, हम छिपा नहीं सकते। तो इन्हीं चीज़ को पूरी डिटेलिंग में आपको बताया। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ, तो देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको समझा जाएगा। 3 नेशन विजिट, ये 3 नेशन विजिट किसके लिए है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज नरेंद्र मोदी जी, इन्हीं को लेकर के चल रहा है। कहाँ कहाँ 3 कंट्री गए? तो आपका नाइजीरिया गए, ब्राजील गए, गुआना। ये तीनों कंट्री कहाँ है? पहले लोकेशन देखेंगे। नाइजीरिया दोस्तों यहाँ पे है, और गुआना कहाँ पे है? यहाँ पे है। ब्राजील यहाँ पे है। तो ये 3 कंट्री है जो प्रधानमंत्री गए। वहाँ पे क्या हम लोग पैक्ट किए, एग्रीमेंट किए, उसी की डिप्लोमेसी को यहाँ पे एडिटोरियल के माध्यम से समझा जाएगा। कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा कुछ अचीवमेंट हुआ नहीं, लेकिन नाम बहुत बहुत यहाँ पे लिया जा रहा है कि हम लोग क्या डिप्लोमेसी सक्सेस किए। यहाँ पे नवंबर 16 से लेके 21 तक प्रधानमंत्री विजिट पे इन तीनों कंट्री के जाते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बोला जाता है कि इंडिया का जो डिप्लोमेसी समिट है, यहाँ पे 3 डिफरेंट ज्योग्राफिक रीजन में, जैसे कि अफ्रीका हो गई, लैटिन अमेरिका हो गई और कैरिबियन हो गई। कैरिबियन इसे ही बोला जाता है दोस्तों, ये वाली पार्ट को। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक अचीवमेंट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत अगर सही मायने में हम देखें तो अब भारत की डिप्लोमेसी कही जा रही है एक स्ट्रांग लेवल पे चली गई है। तो क्या हो गई है, क्या नहीं हो गई है, वो हम लोग समझेंगे। यहाँ पे कही जा रही है प्राइम मिनिस्टर की जो प्राइमरी पर्पज है वो इंडिया को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है। क्या 19 समिट G20 की अभी रिसेंटली हुई है। तो आपके इस समिट में कहाँ पे हुई है? ब्राजील में। वहाँ पे भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे। यहाँ से क्या आउटकम निकल के आया, क्या इशू निकल के आया, वो सब इंडिया के करंट फॉरेन पॉलिसी की प्रॉपर प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें उसी चीज़ों से समझना है। अगर मीटिंग में जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी तो हमें उसी से समझना है। यहाँ पे इशू निकल के आ रही है। सबसे पहले नाइजीरिया में अगर देखा जाए तो नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, यहाँ पे कह रहे हैं कि फुल स्केल स्टेट विजिट हुई अफ्रीका में, इनका मतलब स्वागत हुआ। और ये अफ्रीका 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में भी जाना जाता है। G20 की समिट लास्ट ईयर इंडिया किया था, वहाँ पे ब्रिक्स इन्विटेशन हुई भी थी। और नाइजीरिया जैसी कंट्री की बात करें, मतलब यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अफ्रीकन यूनियन को हम अपने में मिला रहे थे। तो नाइजीरिया की रिसेंट चेयरमैनशिप की बात करें तो इकोवास, ये कम्युनिटी है, इकोनॉमिक कम्युनिटी फॉर वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट। तो जो वेस्ट पार्ट है अफ्रीकन स्टेट की, इसी की बात कर रहा है, इस वाले रीजन की। तो इस वाले रीजन पे हम फोकस कर रहे थे और ये रिलेवेंट भी था, यहाँ पे कहा जा रहा है। तो 2 लार्ज डेमोक्रेसी हैं जो मल्टी रिलीजियस हैं, मल्टी एथनिक हैं, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी रखती हैं, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया और नाइजीरिया नेचुरल पार्टनर यहाँ पे देख रही हैं। यानी दोनों कंट्री में कहीं ना कहीं, नाइजीरिया में, इंडिया में भारतीय भी हैं, नाइजीरियन भी हैं। तो नाइजीरिया में भी बहुत ज़्यादा संख्या है भारतीयों की, ये बातें बोली जा रही हैं। यहाँ पे देखा जाए
तो एम्पल सिग्नल दोनों लोग यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हम लोग एक्सपेंड करेंगे, इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम सही करेंगे। और यहाँ पे पहुंचने पे 21 गन सैल्यूट भी इनको मिला, किसको, मोदी जी को, याद रखिएगा। और दूसरी तरफ यहाँ पे टॉप नेशनल अवार्ड भी यहाँ पे कंट्री का इनको दिया गया। यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आ रही हैं लीडरशिप से वो ये कि हम लोग इंडिया नाइजीरिया दोनों मिलकर एक अच्छा पोजीशन पे जाएंगे, ग्लोबल पावर हाउस बनेगी और ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने अपने गवर्नेंस को। तो दोनों लोग पार्टनरशिप की बातें कह रहे हैं कि इस फील्ड में हमें काम करनी है। इंडिया के डेवलपमेंट असिस्टेंस यहाँ पे मिलती रहेगी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फोकस किया जाएगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को फोकस किया जाएगा। और दोनों लीडर यहाँ पे असेस कर रहे हैं कि जो भी पोटेंशियल है एक साथ और भी ज़्यादा अच्छा करने की है। तो ट्रेड में हम लोग भागीदारी करेंगे, इन्वेस्टमेंट में करेंगे, एजुकेशन के फील्ड में करेंगे, एनर्जी के फील्ड में करेंगे, हेल्थ के फील्ड में, कल्चर और पीपल टू पीपल कोऑपरेशन, टाई, इन सब चीज़ों में हम कर सकते हैं। साथ ही साथ नया एरिया जो निकाला गया वो एग्रीकल्चर हो गया, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी पे तो होना ही था, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आइडेंटिफाई करी गई है ये सब चीज़ें। तो डिजिटली से लेकर के एग्रीकल्चर तक चीज़ों को जोड़ी गई है। तो हम उसके आगे भी गए हैं यहाँ पे, अगर सही मायने में तो ज्वाइंट कम्बैट कहा जाए अगेंस्ट टेररिज्म, यानी टेररिज्म के खिलाफ भी इंडिया वहाँ पे मदद करेगा, एक्सट्रीमिज्म, उग्रवादी, रेडिकलिज्म, इन सब चीज़ों के लिए भी होगा। लेकिन क्या हम इतना सारा वादा किए हैं लेकिन डील कितनी हुई? मात्र 3। देखिए इतना बड़ा डील हो गई लेकिन मात्र कितनी डील हो गई? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई, वो भी MOU साइन किया गया, मात्र 3। तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक डीले भी कहा जा रहा है जो क्लियर यहाँ पे दिख रही हैं। इंडिया और नाइजीरिया के फ्रेंडशिप में ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो मात्र 3 ही एग्रीमेंट हुआ और बाकी सब यहाँ पे सीधे बातें ही रह गई। अब आते हैं G20 में, यानी ब्राज़ील में। ब्राज़ील में 19वां हुआ और यहाँ पे समिट में बहुत सारे देशों के लीडर आए, उन सब लीडरों से भी मिला गया। तो यहाँ पे ब्राज़ील की प्रेसिडेंसी में ये चीज़ें रखी गई थी, सोशल इंक्लूजन हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस को प्रायोरिटी दी गई थी। 3 चीज़ों पे प्रायोरिटी दिया गया था। पहला इशू क्या था कि ग्लोबल अलायंस हो यहाँ पे कि हंगर, पावर्टी, इसको जो है ख़त्म करने की बात करी जा रही है, कुछ इसके ऊपर विचार किया जाए यहाँ पे। दूसरी तरफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी जा रही है कि G20 इस प्रकार का एक्शन ले और जो उस चीज़ में हम लोग फेल हुए हैं उस पर फोकस करें, जैसे कि क्लाइमेट फाइनेंस। तीसरा इशू क्या निकल के आ रहा था कि जो भी हमारी अचीवमेंट है उसको एडॉप्ट करेंगे, सही प्रकार से एक रोड मैप तैयार करेंगे कि बेटर, बिगर और इफेक्टिव तरीके से मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक का हम लोग सही प्रकार से उपयोग करें। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे बोली गई। यूनाइटेड नेशन क्या बोला इस पे? यूनाइटेड नेशन बोल रहा है कि भैया और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोनों यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि इस प्रकार का अगर रिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ें हैं नहीं, पहले ही बहुत प्रकार की बातें G20 में बोली गई थी। ये सब सारी चीज़ें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पाई जा रही हैं, है कि नहीं? आपको कितना दिन से मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ा रहा हूँ, जिसमें 17 गोल हैं, 169 टारगेट हैं, 232 इंडिकेटर पे चेक किया जाता है, 169 टारगेट और 17 गोल। तो इन चीज़ों को तो सही मायने में SDG की ही चीज़ें हैं, हंगर, पावर्टी, सोशल इंक्लूजन। क्या है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट? नई चीज़ें क्या निकल के आई, वही यहाँ पे यूनाइटेड नेशन WTO बातें बोल रहा है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है यूरोप और वेस्ट एशिया में, उन सब चीज़ों पे यहाँ पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। पीसफुल रिजोल्यूशन और फोकस किया गया अटेंशन, किस प्रकार से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, बताइए क्या नया है? तो सारी चीज़ों पे हम लोग पहले ही बात कर ली हैं। रियो समिट जो चीज़ें निकल के आई हैं वो इसी लीडरशिप को यहाँ पे दिखा रही हैं। अब सही मायने में जयशंकर प्रसाद यहाँ पे गए थे तो ये चाइना काउंटर पार्ट यानी अपने फॉरेन मिनिस्टर से यहाँ पे मिले थे, किसके? चाइना के वांग यी से। तो वो मिलके बात की, एक लीडर दूसरे लीडर से मिलके यहाँ पे बात किया, कुछ ज़्यादा आउटपुट नहीं निकला, यही बातें यहाँ पे बोली जा रही। गुआना उसके बाद प्राइम मिनिस्टर चले गए, वहाँ पे जाकर के रैप अप हो गया, समाप्त हो गया। क्या तीसरा विजिट क्या था? तो यहाँ पे गुआना में गए 1 मिलियन पीपुल इन कैरिबियन रीजन, यहाँ पे 1 मिलियन पीपुल के आसपास कैरिबियन रीजन में है, जो कि 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन ओरिजिन मानी जाती है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। और यहाँ पे अगर सही मायने में देखें तो बायलैटरल कोऑपरेशन
और प्रोग्राम दोनों एग्जिस्ट करती है, दोनों कंट्री की अगर कहें तो गुआना एनर्जी रिसोर्स है और इम्पॉर्टेंट प्लेयर भी है रीजनल अफेयर्स को अगर कंसीडर करें तो। जियो पॉलिटिक्स यहाँ भी है, तो सही मायने में अगर कहा जाए तो एक्सपेंड कर रहा है कोऑपरेशन डाइवर्स सेक्टर में, जैसे कि एनर्जी हो गई, डिफेंस हो गई, अर्बन डेवलपमेंट हो गया, डिजिटल कोलैबोरेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, इस प्रकार की चीज़ें हो गई, फूड सिक्योरिटी। तो इन सब चीज़ों में हम साइन किए हैं 10 MU। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच में सहमति से होता है, ये कोई बहुत बाइंडिंग चीज़ें हैं नहीं। इंडिया की बात करें और कैरिबियन कम्युनिटी की बात करें तो ये सेकेंड समिट जॉर्ज टाउन गुआना में हुआ है। यहाँ पे मोदी जी भी थे और यहाँ पे डोजन्स ऑफ द लीडर वहाँ के उस रीजन के थे। तो यहाँ पे 7 पिलर पे बात हुआ है 10 में से कि इसमें हम कोऑपरेशन दिखाएंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करी जा रही है, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और ट्रेड, क्रिकेट, कल्चर, ओशियन इकोनॉमी, मेडिसिन, हेल्थ। इनमें से यहाँ पे देखा जाए दे वेयर ऑल बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटी एंड नीड। तो अपनी उनकी प्रायोरिटी और नीड पे यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में चीज़ें डाली गई हैं, जो आवश्यकता हो यहाँ पे वो चीज़ें। तो ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, ये यहाँ पे एडिटर बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर विजिट किए हैं विदिन 6 डेज, 6 दिन की यहाँ पे जर्नी थी। और यहाँ पे इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग को देखा जाए तो इमेज इसकी पॉपुलैरिटी ये ब्रॉड में बढ़ी है, इस प्रकार का इमेज बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट इरफान अली, जो गुआना के प्रेसिडेंट हैं इरफान अली, वो उन्हें चैंपियन एमंग लीडर यहाँ पे बात कहे हैं और ये एक इनक्रेडिबली लाउडेबल एस्पेक्ट है अगर इंडिया इस चीज़ को देखे। लेकिन क्या यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, डिसीजन अनाउंस होना चाहिए ताकि दिल्ली और इसकी डिप्लोमेसी सही से चल सके। तो यही चीज़ें थी इस एडिटोरियल में जो मुझे आपको बतानी थी। काफ़ी अच्छी ये चीज़ें थी एडिटोरियल, जो सारी तीनों कंट्री को एक साथ कवर किया है। तो आशा करते हैं चीज़ें अच्छी लगी हों। दोस्तों अगर अच्छी लगी हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग इस वीडियो की आवश्यकता है उनको वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सकती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे इजराइल की ये आर्टिकल निकली है, इस आर्टिकल को भी समझेंगे और एडिटोरियल को भी समझेंगे, दोनों को एक साथ मिला करके समझा जाएगा। दोस्तों सबसे पहले गाजा कई दिन से आपको मैं बता ही रहा हूँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल ये एक NGO ग्रुप है जो यहाँ पे कह रहा है कि गाजा में जो है जीनोसाइड चल रहा है, यानी एक रेस को मारने का प्लान पूरा खत्म करने का, क्लीन करने का चल रहा है। वही यहाँ पे बातें कह रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल। कैसे कह रहा है कि हर प्रकार से पैलेस्टीनियन पीपुल को प्रॉब्लम करने की बात करी है, चाहे उनको फूड हो गई, फूड, चाहे उनके लिए हॉस्पिटल हो गई, चाहे उनके लिए सैनिटेशन हो गई, चाहे उनके लिए हैबिटेट हो गई, चाहे उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन हो गई, चाहे उनके लिए UN से भेजी गई रिलीफ मटेरियल हो गई। तो हर प्रकार से कट आउट हो गया, पावर से लेकर के पानी तक हर प्रॉब्लम यहाँ पे ये फेस कर रहे हैं आज के डेट में। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, माल नरिशमेंट आ रहा है, बच्चे भूख से भी मर रहे हैं, महिलाएं भूख से मर रही हैं, कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर बीमार हो जाए तो दवा दारू कुछ भी मिलने वाला है नहीं। उसी इंटरनल की जो डिसेंट है, आपस में बहुत सारी प्रॉब्लम है, नाराज़गी है, उसको हमको सही करना पड़ेगा। UN इतना सारा चीज़ें कहला और सही मायने में यहाँ पे देखा जाए तो एक डिह्यूमनाइज पैलेस्टीनियन जिंदगी यापन कर रहे हैं। तो ये क्राइम अगेंस्ट देम है जो इसको समझनी पड़ेगी। इजराइल को USA का इस प्रकार से सपोर्ट ही उसको उकसा रहा है जो गाजा पे अटैक कर रहा है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ होम्स, हॉस्पिटल, फार्म्स, फैसिलिटीज, इवैक्यूएशन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, सारी की सारी सर्विसेज को बाध्य कर दिया गया है और वहाँ पे चीज़ें मौजूद नहीं हैं। हमास अटैक करता है अक्टूबर 7, 2023 को, उसके बाद से रिटेलिएटरी भी चीज़ें होती हैं। पहले भी चीज़ें बहुत समय से हो रही हैं, ये वाली रीजन पे ज़्यादा प्रभाव करी है। ये नॉर्थ गाजा का पार्ट है दोस्तों, इस वाले पार्ट पे बहुत ज़्यादा, हालांकि यहाँ भी चीज़ें हुई हैं। तो इजराइल जो है
इस वाले प्लेस को और इस वाले प्लेस को टारगेट कर रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्यूज भी हैं और फ़लस्तीन भी हैं, दोनों हैं, तो फिर भी टारगेट यहाँ पे भी किया जा रहा है। और यहाँ पे तो ज़्यादा फ़लस्तीनियन पीपुल ही रहते हैं नॉर्थ गाजा वाले स्ट्रिप में, तो ये इनको टारगेट बहुत अच्छे से किया जा रहा है। उसी को लेकर के एडिटोरियल भी कह रहे हैं क्या ये ग्लोबल ऑर्डर एक खतरे की निशानी पे जा रहा है, इस प्रकार से गाजा में जो हो रहे हैं। तो ये कहने वाली बात ही नहीं है, डिबेट वाली बात ही नहीं है, इसको मान लीजिए कि ये हो रहा है, ये बात जान लीजिए। क्यों? क्योंकि सही मायने में देखें तो गाजा में 45,000 के आसपास ऑफिशियल रिकॉर्ड है। ये जो नॉन रिकॉर्डेड हैं, जो अभी मलबे में दबे हैं, क्या उनको निकाल के आप काउंट करेंगे क्या? तो वही चीज़ें हैं। 400 दिन यहाँ पे चली गई। अक्टूबर 7, 2023 में अटैक हुआ था। लेबनान और गाजा, वेस्ट बैंक, इन सब चीज़ों पे बम्बार्डिंग हुई थी और 43,000 के आसपास लोग जान जा चुके हैं, जिसमें सिविलियन ज़्यादा से ज़्यादा हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अरेस्ट करने का हुक्म दिया था किसको? तो यहाँ पे जो जीनोसाइड चला रहा है फ़लस्तीन के ऊपर इजराइल, उसी लीडर को यानी बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट करने की बात कही गई थी। उसके साथ जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं योवो गैलेंट, उनको और हमास के लीडर को भी साथ ही साथ अरेस्ट करने की बात करी गई थी, मोहम्मद डीफ। तो ये इन लोगों को साथ साथ अरेस्ट करने की, ताकि सिविलियन को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सिविलियन ही इसमें ज़्यादा उनकी डेथ हुई है। तो दो व्यक्ति हैं, नवतेज और त्रिता पारसी, ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। थोड़ा उस चीज़ को भी समझा जाए तो क्या ये एक इंस्टीट्यूशन ग्लोबली आ गई है कि वर्ल्ड एक पोलराइज्ड हो गया है, यानी एक तरफ ही चला गया है, ह्यूमैनिटी रुकी ही नहीं, बची ही नहीं। क्या हम एक तरफ पोलराइज हो गए? मतलब क्या हम जियो पॉलिटिक्स को केवल फोकस कर रहे हैं? क्या हम एक ही कंट्री के प्रो में चले आए हैं? तो उसी को पोलराइजेशंस यहाँ पे कही जा रही है। सही मायने में जीनोसाइड चल रहा है, 43,000 लोगों की जान गई है। सही मायने में अगर देखें तो 1,86,000 पीपुल लैंसेट एस्टिमेट कर रहा है यहाँ पे, ये इन लोगों की जाने गई हैं। कितने सारे लोगों की हॉस्पिटल में जाने गई हैं, कितने सारे लोगों की मलबे में जाने गई हैं। तो दो लोग आपस में यहाँ पे, त्रिता पारसी और नवतेज शर्मा, इन लोगों का आपस में वो है एक पॉइंट जो आपको मुझे बताना है। बहुत सारे चिल्ड्रन यूक्रेन में भी मारे जा रहे हैं, लेकिन 20,000 के आसपास बच्चे गाजा में मरे हैं। तो क्या यहाँ पे सरप्राइजिंग है? अमेरिका का रिएक्शन क्या है? तो अमेरिका बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को वायलेशन कर रहा है इजराइल के सपोर्ट में यहाँ पे आकर के। यूएस अपना सीधे शिफ्ट यहाँ पे हटा दे रहा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और रेगुलेशंस की बात मान ही नहीं रहा है, कोई भी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर नहीं रहा है। तो यहाँ पे खुद अगर यूएस से सपोर्ट कर रहा है तो सोचिए कंट्री किस हद तक जा सकती है। इंटरनेशनल लॉ की अगर बात करें तो रूल बेस्ड इंटरनेशनल बॉर्डर कुछ भी जो है वो फॉलो हो कहाँ रहा है। जो भी कोलिशन थी, विलिंग पार्टनरशिप थी कंट्री की, वो यहाँ पे यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो नहीं पा रही है। इसीलिए आईसीसी ने कैद करने की वारंट निकाली थी। यूएस के पास बहुत सारे अम्बिलिकल रिलेशन है। अम्बिलिकल रिलेशन मतलब जन्म से ही रिलेशन, ऐसे रिलेशन जो यहाँ पे यूएसए को इजराइल से जोड़ रहा है। तो यूएस इसी चीज़ की फेर में रह रहा है बार बार। अगर सही मायने में देखें तो निकल के आ रही है। ये इनका प्रोटेक्शन और स्ट्रेटेजिक रिएक्शन है। किसका? यूएसए की। मोरल बर्डन जो है ये रिप्रेजेंट तो करता है, लेकिन जीविस का जो होमलैंड है यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे हॉलोकास्ट चल रहा है सही मायने में। और इजराइल यहाँ पे जो अत्याचार कर रहा है पैलेस्टीनियन पे, उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा है यूएसए के द्वारा। इजराइल की अपनी एक सिंगल अगर देखा जाए वेस्ट में, तो सिंगल ऐसी कंट्री है जहाँ पे डेमोक्रेसी बोली जा रही है यूएसए के द्वारा इस प्रकार का। और जो वल्नरेबल डेमोक्रेसी है, वेरी हार्ड नेबरहुड में यहाँ पे बात बोली जा रही है। तो डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी के बीच से उठ करके हमें ह्यूमैनिटी को देखना पड़ेगा। यहाँ पे डेमोक्रेसी वेस्ट एशिया में वनली डेमोक्रेसी बोली जा रही है इजराइल को। अब यहाँ पे सही मायने में अगर देखें हम दोस्तों, तो इजराइल की बात करी जा रही है कि यहाँ पे न्यूक्लियर पावर इसके पास है, तो ये सपोर्ट पावरफुल कंट्री को ही कर रही है। तो इसी को पोलराइजेशन कहा जा रहा है, जो यहाँ पे आप समझ रहे हैं। इजराइल की डेमोक्रेसी अगर सही मायने में देखा जाए तो यहाँ पे इस चीज के विरुद्ध ही आकर रुक रही है। और जो भी ये जाति कर रहे हैं, यानी जीनोसाइड कर रहे हैं पैलेस्टीनियन के ऊपर, तो ये कैसे सोचेंगे, कैसे रोकेंगे? क्योंकि इनके ऊपर तो यूएसए का हाथ है। 7 अक्टूबर को भी लड़ाइयाँ हुई हैं। जो भी आपकी बात करें हमास
और आईडीएफ में, इजराइल डिफेंस फोर्स, तो उसको लेकर के भी तनाव हो गया है। तो आईसीसी ने वारंट जारी किया है। तो क्या हो सकता है, देखिए वारंट आईसीसी के पास कोई पुलिस तो है नहीं जाके अरेस्ट कर लेगी। तो यहाँ पे आईसीसी अगर जारी करेगी तो कंट्री के ऊपर, यानी उस कंट्री के ऊपर निर्णय करेगा जहाँ पे वो रह रहे हैं, तो जहाँ पे वो जा रहे हैं तो वो कंट्री डिसाइड करेगी, तभी उन्हें अरेस्ट करेगी, क्योंकि इनके पास कोई फोर्स नहीं है आईसीसी के पास कि जाकर के अरेस्ट कर ले। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो ये कंडक्ट कर ही रहे हैं क्राइम, और यहाँ पे फ़लस्तीनियन को टारगेट कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी इशू है, और आईसीसी के बहुत सारे कंट्री सिग्नेटरी भी नहीं है। इंडिया भी यहाँ पे साइन नहीं किया है, आईसीसी के 124 ही मेंबर हैं। 2002 में ये आईसीसी निकल के आ रहा है और रोम इंस्टीट्यूट से निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे ये बहुत सारी बैकग्राउंड आपको मैं पहले दिया हूँ, इसीलिए बैकग्राउंड नहीं दे रहा हूँ, वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडिया साइन नहीं किया है, तो इंडिया की अपनी कहानी है कि हम अपना जुडिशियरी दूसरे के अंडर में नहीं रख सकते, इसलिए हम साइन नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ये बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो अब साइन नहीं की हैं, तो वो अब बाध्य भी नहीं है इनको पकड़ने के लिए। तो क्राइम जो निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है क्या, कि अब न्यूक्लियर पावर कंट्री है इजराइल, तो इसके सपोर्ट में पावरफुल कंट्री आ रही हैं। तो ये देखिए, यही सारी बातें हैं जो पावरफुल चीज निकल के आ रही हैं। वही यहाँ पे टेररिज्म, आतंकवाद, एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म, यही सब चीज़ों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू को और पुतिन को अगर देखा जाए तो दोनों लोगों को आईसीसी ने अरेस्ट वारंट निकाला है। पुतिन यूक्रेन पे क्या कर रहे हैं, अटैक ही कर रहे हैं, वहाँ पे 800-1000 बच्चे मरे हैं। तो यही दोनों चीज़ें निकल के आ रही हैं। यूएनएससी की बातें को अगर सही प्रकार से समझें तो रिजोल्यूशन क्या है कि यहाँ पे कोई भी इशू चीज़ें, जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको रिजॉल्व करने का मैटर होता है यूएनएससी का। लेकिन क्या चीज़ें उसकी कोई मान रहा है, बिल्कुल भी नहीं। सब लोग क्या देख रहे हैं, अपना अपना बेनिफिट, अपना अपना जियो पॉलिटिक्स। जब भी बात आती है वीटो की तो यूएस वीटो कर देता है, तो इजराइल वहां पे बच जाता है। रसिया की बात करती है तो चाइना वीटो कर देता है, ये भी बच जाता है। तो ये सब पर्पजेज, ये सब प्रॉब्लम निकल के आ रहे हैं। सच्चाई जो है उसको कोई समझ नहीं पा रहा है, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सब लोग एक पोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो जो इमीडिएट टर्म और पॉलिसी होना चाहिए, वैल्यू बेस्ड इंटरनेशनल रिलेशन होना चाहिए, उसमें बहुत हद तक कमियां पाई गई हैं। यानी यूएनएससी का रोल ही बहुत हद तक नेग्लिजिबल हो गया है, वही यहाँ पे बात बोली जा रही है। तो हम लोग किस मुद्दे पे यहाँ पे अगर बात करें तो सही मायने में हमें समझ में आएगा, कलेक्टिव डिजायर होना चाहिए सही प्रकार से, तब सही प्रकार से इंटेंशन भी होना चाहिए, तब हम कहीं ना कहीं कुछ हद तक कार्य को कर पाएंगे, कंडक्ट कर पाएंगे। नहीं तो ये ऐसे ही चीजें चलेंगी। यूएन की बात करी जा रही है तो इसमें रिफॉर्म कह रहे हैं करने के लिए लोग, लेकिन क्या ये रिफॉर्म करने के बाद हो पाएगा कुछ भी, क्योंकि पावरफुल कंट्री ही तो हैं जहाँ पे ये हेडक्वार्टर बना के बैठी हैं। तो ये इनकी कैसे चीज़ें चलेंगी, ग्लोबल ऑर्डर को कैसे लेकर के चलेंगे, इंस्टीट्यूशन को कैसे लेकर के चलेंगे। इजराइल की बात करी जाए तो इंटरनेशनली यहाँ पे गाजा में सीज फायर यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन क्या ये चीज़ें करेगी सही मायने में देखा जाए तो अभी जो बिडेन साहब जाने वाले हैं और ट्रंप आने वाले हैं, तो कुछ हद तक आशा तो भरी जा सकती है, लेकिन सही मायने में तभी होगी ये चीजें जब एक विल पावर दिखाएगी, क्या इंटरनेशनल गवर्नमेंट, यानी पावरफुल कंट्री विल पावर दिखाएगी। हम खास करके यूएसए की बात कर रहे हैं। तो यूएस चाहले तो आज के दिन में ही ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, बस चाहने मात्र से है। ये वेस्ट एशिया में प्रॉब्लम निकल के आए, यही डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने अब्राहम एकॉर्ड को मंजूरी दी थी। कौन कौन कंट्री, यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को इसके अंतर्गत आते हैं, जिनमें संधि कराए थे कि भैया लड़ो मत, वेस्ट एशिया में संधि रहेगी, हमको ऑयल मिलता रहेगा और सही प्रकार से कंट्री चलती रहेगी। तो इनमें अब्राहम एकॉर्ड हुआ था, ये चीजें याद रखिएगा 2021 में, जिसकी मीडिएटर कौन थे, ट्रंप ही थे। तो हम कई बार आपको पढ़ाए भी हैं ये बात। यूएस यहाँ पे निकल के तो आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ सपोर्ट कर नहीं पा रहा है। तो यही पैलेस्टीनियन स्टेट बिना इस्टेब्लिशमेंट करे कोई सलूशन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। देखते हैं कैसे डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो इस चीज को लेकर के आगे चलते हैं। तो यही सारी चीजें थी। ये बहुत ही सुंदर आर्टिकल निकला है दोस्तों, यहाँ पे मैं पढ़ के काफी अच्छा लगा है। दो कंट्री की बात करी जा रही है, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान, और दोनों कंट्री के यहाँ पे जो मेंबर थे वो यहाँ पे बचाने के लिए लोगों को पहुँचे। तो यहाँ पे एमएसए मरीन सिक्योरिटी एजेंसी और भारत की इंडियन कोस्ट गार्ड यहाँ पे कहाँ पे पहुँची है, तो इस वाले बेल्ट में
पहुंची है, अरेबियन सी वाले बेल्ट में पहुंची है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड और MSA दोनों यहाँ पे पहुंची हैं। कुछ मेंबर यहाँ पे डूब रहे थे, उनको बचाने के लिए यहाँ पे पहुंची है, और जो दोनों कोलाबोरेट करके उनकी जानों को बचाएं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अच्छी न्यूज़ है। पहली बार इस प्रकार से कुछ चीज़ें दोनों एक साथ हुई हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो ये सेफ्टी तरीके से इंडियन क्रू को बचा लिया गया है। सिर्फ AI पीरनपीर नाम था उसका, और ये डूब चुकी थी। इसके कारण ये लोग शरण ले लिए थे एक जहाज पे, जहाँ पे दोनों जाकर के पाकिस्तान की मरीन आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड दोनों लोग एक दूसरे का सहायता करके लोगों को बचाए। तो ऐसा रेयर ही सुनने को मिलता है दोस्तों। 12 क्रू मेंबर जो यहाँ पे गाड़ी थी, इनकी वेजल जो बोली जाती है शिप, वो डूब चुकी थी। इसके कारण इन लोगों को बचाया गया। तो लोकेशन आपको बताई दी है, इसी लोकेशन की बात करी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। सीरिया और असाद को लेकर के काफ़ी इशू निकल के आ रहा है। रिसेंटली कई दिन से मैं कवर कर रहा हूँ कि जो बशर अल असद हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनकी जो है एरिया को कैप्चर किया जा रहा है। IS वहाँ पे निकल के आ रहा है। किस रीजन की बात कर रहे हैं, तो इसी रीजन की बात कर रहे हैं। पहले ये रीजन सीरिया के कंट्रोल में था, देखिए तो यहाँ पे इदलिब, एलेप्पो, अलबाब, मनोज, ये तल रियाफत, अफरीन, यहाँ पे कैप्चर किया जा रहा है। किसके द्वारा, तो अलग अलग कलर से इंडिकेटेड है, ये चीज़ें याद रखिएगा। ये वाले पार्ट को सीरियन गवर्नमेंट कर रही है। यहीं पे पीली वाली पार्ट को कुर्दिश, ये कुर्दिश वाले पीपुल यहाँ पे मांगते हैं कि हमें एक अलग अपनी एक इंडिपेंडेंट नेशन ही का दर्जा दिया जाए। तो बहुत सारे रीजन को मिला के एक कुर्दिश कंट्री ही बनाना चाहते हैं ये। सीरियन गवर्नमेंट की प्रेजेंस जहाँ जहाँ है आपको दिख ही रही है। तर्किश मिलिट्री की अगर बात करें तो ये तर्किश मिलिट्री है, कहीं ना कहीं सपोर्ट तर्किश की भी यहाँ पे चल रही है इस चीज़ को करने में। हयात तहरीर अल शाम HTS वाली ग्रुप यहाँ पे देखा जाए इदलिब में, एलेप्पो में देखा जाए तो ये जिहादिस्ट नवंबर 27 से ही कैप्चर किए हुए हैं एलेप्पो में। इस्लामिक स्टेट ग्रुप की अगर बात करें, कुछ इस्लामिक स्टेट ग्रुप भी हैं। तो ये छोटे छोटे हैं। यही है 2011 में दोस्तों जो स्टार्ट हुआ था, 2015-16 तक चीज़ें बहुत तीव्र गति से चली थी। लेकिन यहाँ पे भी US का इन्वॉल्वमेंट होता है और रसिया का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसके कारण ये लोग पीछे चले जाते हैं। अब थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग को देखें तो इस्लामिस्ट मिलिटेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, सीरिया की जो साउथ वेस्ट से लॉन्च हुआ है सरप्राइज अटैक, इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप IS की हम बात कर रहे हैं, IS। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट बशर अल असद के खिलाफ ही यहाँ पे ड्रामेटिक ट्रैक्ट यानी टेरिटरी को गेन कर चुके हैं। ये वाली टेरिटरी, इस वाली टेरिटरी की हम बात कर रहे हैं। तो ये उनसे छीन गया कितने सालों में, ये मान के चलिए 4 साल 5 साल लगे इनको यहाँ से भगाने में, लेकिन 4 से 5 दिन में ये पुनः इनको ले लिए। तो उसी की बात करी जा रही है, इस वाले पार्ट की बात करी जा रही है। यहाँ पे HTS ग्रुप यहाँ पे आपको दिखाए थे, हयात ताहिर अल शाम। तो हयात ताहिर अल शाम की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये ग्रुप लगभग 42 ईयर ओल्ड सीरियन मिलिटेंट जुलानी यहाँ पे जो इराक में गए थे और 20 साल वहाँ पे रहे, अमेरिकन ऑक्यूपेशन कंट्री में किए हैं 2003 से, और ज्वाइन किए क्या, अल-कायदा ज्वाइन करने के बाद इराक में यहाँ पे कमांडेंट अबू बकर के साथ बगदादी बने, और ये उभर के आए हैं लेफ्टिनेंट के रूप में। तो यहाँ पे देखिए कैसे मिलिटेंट यानी उग्रवादी कह लेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, अपने ही वहाँ पे उनके खिलाफ अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं, बशर अल असद के खिलाफ। तो कुछ बड़ा होने वाला है, बिल्कुल एकदम याद रखिएगा। कहाँ पे, सीरिया जैसे लोकेशंस पे। इस लोकेशन में अब कुछ बड़ा ही होने वाला है, ये तो निश्चित है, इस लोकेशन में कुछ बड़ा होने वाला है। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं। अब बिना सपोर्ट फ्रॉम ईरान, हिजबुल्ला और रसिया के सीरिया कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे सीरिया को हेल्प करनी पड़ेगी, हिजबुल्ला लेबनान को हेल्प करना पड़ेगा, ईरान को हेल्प करना पड़ेगा। तो ये कंट्री हिजबुल्ला कैसे हेल्प करेगी, यहाँ पे इजराइल और इसके बीच में चल रहा है, इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा है, रसिया यूक्रेन के बीच में चल रहा है। तो ये देखिए वर्ल्ड कहीं ना कहीं एक प्रकार से पोलराइजेशन की तरफ ही जा रही है। इसी को पोलराइजेशन यहाँ पे हम बोल रहे हैं। यहाँ पे एक वल्नरेबल सिचुएशन हो जाएगी अगर सीरिया की मदद न करी जाए तो, जिसको तुर्की जो है बैकिंग दे रहा है। तो तुर्की का रोल भी निकल के आता है, ये समझने वाली बात है। अब यहाँ पे
बहुत सारे एलेप्पो सिटी को ये कैप्चर कर रही हैं। तो ये एलेप्पो है जहाँ पे ऑक्युपाई कर लिए हैं, पहले ये चीज़ें नहीं थी। तो ये जो भी आपको बताया, मैं आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। दोस्तों कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा, उसका जितना यथासंभव हो प्रयास करूँगा आपको रिस्पॉन्स करने का। यहाँ पे बात करी जा रही है भूटान की, तो भूटान की लोकेशन को पहले हम देखेंगे। ये इंडिया, ये बांग्लादेश और ये हमारा सिक्किम, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आसाम, यहाँ से बॉर्डर टच करता है। और ये चाइना, हालांकि तिब्बतन रीजन है लेकिन चाइना बोल सकते हैं। तो ये भूटान है। भूटान से देखिए कितने सारे हिमालय की नदियाँ निकल के आ रही हैं। तो यही इन्हीं नदियों की वजह से बहुत सारे पानी हमारे यहाँ आकर के यहाँ पे मिल जाते हैं। किसमें? गंगा और ये आपका ब्रह्मपुत्र यहाँ पे मिल जाते हैं। अब इस चीज़ को देखा जाए तो इसी की डील चल रही है पुनाता सांगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, इसको जल्द से जल्द यहाँ पे अर्ली कंक्लूजन तक पहुँचे और सही प्रकार से कनेक्टिविटी और प्रोजेक्ट की भी बात करी जा रही है। रेल और रोडवेज की भी कनेक्टिविटी की भी बात करी जा रही है। रेल लाइन और डिजिटल नेटवर्क की बात करी जा रही है। तो ये किंग है, किंग जिग्मे खेसर नांगमे वांगचुक। तो वांगचुक डायनेस्टी कब आई थी? 1907 में आई थी। और इसी को ही मान लिया गया है कि भूटान का यही वो साल है जो इसकी स्थापना हो जाती है। वांगचुक डायनेस्टी से एक कंट्री के रूप में माना गया है। तो ये यहाँ पे 1907 में वांगचुक डायनेस्टी आती है। अभी तक भूटान वहाँ पे इस डायनेस्टी को लेकर के चल रही है। तो याद रखिएगा इनका नाम, नामयाग वांगचुक किंगजेंग में खेसर इनका पूरा नाम है। ये भारत में आके इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। तो गलेपू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यहाँ पे इंडिया की मदद से ये चीज़ें लाने वाले हैं। ये पुंसा सांगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे लगने वाला है और इस प्रोजेक्ट को सही प्रकार से फुलफिलमेंट इंडिया करने वाला है। तो यही सारी पूरी डिटेलिंग थी। आशा करते हैं जो भी चीज़ें आपको बैकग्राउंड डिटेलिंग दिया यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर से दबा लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, फेसबुक पे इसको शेयर कर सकते हैं ताकि जो भी एस्पायरेंट हैं उनको तक ये वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाए। ऐसा आपका लव और सपोर्ट मिलेगा तो उसके लिए हमें बहुत बहुत हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।